नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने आज सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां के यहां छापेमारी की और उन्होंने ये कहा है कि ये जो छापेमारी हो रही है ये उस मामले में हो रही है जिस पर अब कोई मामला नहीं बनता है, उसमें एजेंसियों की ओर से उनको क्लीन चिट मिली हुई है और ऐसे समय में अचानक बिना किसी सूचना के छापेमारी की जा रही है, जबकि उनके घर में उनकी मदर इन लॉ बीमार पड़ी हैं। कुल मिलाकर ईडी को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों लगातार सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट की लताड़ पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये कहा है कि आप इस तरह किसी के यहाँ छापेमारी और केस रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, आपको देखना चाहिए कि मामला कितना बड़ा है, गंभीर है, उसकी पड़ताल करके तब उस पर छापेमारी होनी चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों पर को नज़रअंदाज करते हुए ईडी अपनी कार्यशैली में कोई तब्दीली लगता है कि नहीं लाने जा रही है। आज सुबह जिस तरह से छापेमारी की गई है वो क्या मामला है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक भी बड़ी खबर आ रही है, 11:30 बजे कांग्रेस पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और उसका ये दावा है कि वो बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही है कि किस मामले में प्रधानमंत्री की ओर से क्लीन चिट दी गई है। क्या है वो मामला, वो 11:30 बजे जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उस पर हम आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या बड़ा खुलासा है जो कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और जिसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, वो ये है कि अमानतुल्लाह खां जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दिल्ली में, उनके ओखला स्थित घर में, ओखला से वो विधायक हैं, उनके घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। अमलेंदु जी, इस क्या मामला है? चूंकि काफी पुराना मामला है, उस पर छापेमारी की जा रही है। पहले दूसरी एजेंसियों ने इसकी जांच की थी, उसमें कुछ नहीं मिला था, ये उनका दावा है। अभी अमानतुल्लाह खां को भी हम सुनाएंगे वो क्या कह रहे हैं इस मामले में। लेकिन ये क्या है, और ईडी इस तरह से लग रहा है कि अपनी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से चाहे उसको जिस तरह की टिप्पणियां सुनने को मिल रही हैं। देखिए समीर जी, एक तो अमानतुल्लाह खां का मामला जो है ये तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अमानतुल्लाह खां गए थे और उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आदेश दिया था कि अग्रिम जमानत आपको नहीं दी जाएगी और ईडी को आदेश दिया था कि अगर आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत हो तभी आप इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर लें। उसके बाद सुप्रीम अमानतुल्लाह खां ईडी के सामने पेश हुए थे, फिर गिरफ्तारी नहीं हुई थी, यानी ईडी को कुछ नहीं मिला। आज सुबह सुबह खबर ये आ रही है कि सुबह सुबह ईडी के 7 अधिकारी अमानतुल्लाह खां के घर पहुंचे। उनकी सास का कैंसर से पीड़ित है, उनका ऑपरेशन हुआ, वो उनकी सास घर में थी। सुबह पहुंचे और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, अमानतुल्लाह खां ने दरवाज़ा नहीं खोला। अभी तक जो खबरें थी वो ये थी। इस पर आम आदमी पार्टी ने ज़बरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अमानतुल्लाह खां ने भी अपना बयान जारी किया है और आम आदमी पार्टी के जो सांसद संजय सिंह, उन्होंने भी इस पर अपना बयान जारी किया है। समझा ये जा रहा है समीर जी कि अभी जो विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली के, उसके हिसाब से ईडी फिर सक्रिय हो गई है और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उसके एक पार्षद का कल अपहरण किया गया बीजेपी के लोगों द्वारा और बाद में फिर जब वो झुकने को तैयार नहीं हुआ तो छोड़ दिया गया, यानी वो शामिल होने को तैयार नहीं हुआ बीजेपी में तो छोड़ दिया गया। अब ये जिस तरीके से चीज़ें चल रही तो ये समझा जा सकता है कि चूंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, अरविंद केजरीवाल की जो सीबीआई ने गिरफ्तारी की है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। जमानत पे भी होना है, 5 सितंबर को सुनवाई है और वो गिरफ्तारी अवैध है, इस पर भी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ईडी के मामले में उनकी गिरफ्तारी को अवैध ठहरा चुका है, सीबीआई के मामले में भी ये गया हुआ। तो ये समझा जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट उसमें भी अरविंद केजरीवाल को बरी कर देगा कि ये गिरफ्तारी अवैध है, ये घोषित कर देगा। तो किस तरीके से फिर ये मामला उलझाया जाए, आगे बढ़ाया जाए चुनाव के मद्देनजर, इसको देखते हुए ये आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी काम कर रही है। जी बिल्कुल, और ये जो किसी एक मामले में, जैसा मनीष सिसोदिया के मामले में हुआ था या अरविंद केजरीवाल के मामले हुए या दूसरे तक कई मामलों में हो चुका है, उसमें यह है कि एक ही मामले में अलग अलग एजेंसियां केस दर्ज कर रही हैं और अलग अलग तरीके सुनवाई कर रही हैं। कुल मिलाकर स्थिति ये पैदा हो जाती है कि जिसको गिरफ्तार किया जाए वो लगातार जेल में ही पड़ा रहे, वो चाहे जिस माध्यम से, चाहे ईडी की गिरफ्तारी में रहे, चाहे सीबीआई की रहे, इनकम टैक्स की रहे, किसी भी
जांच एजेंसी की गिरफ्तारी में। बिल्कुल वही स्थिति जो एक काफी दिनों से बंद मामला था, उसमें एक बार फिर जब अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं तो वो साफ जाहिर है कि इसके पीछे निश्चित तौर पर राजनीतिक उद्देश्य है और ईडी अभी भी राजनीतिक दबाव में, सरकारी दबाव में काम कर रही है। सुनते हैं जब सुबह अमानतुल्लाह खान के घर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं रेड के लिए तो उन्होंने क्या कहा, एक बयान जारी किया उन्होंने और बताया कि उनके यहाँ छापेमारी हो रही है, की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए इस वक्त जो है 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, ना हम इनसे झुकने वाले हैं, ना हम इनसे डरने वाले हैं। जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं और पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कोर्ट पर कि जिस तरह से अब से पहले इंसाफ कोर्ट से हमें मिला है, इस बार भी इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। बस आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआओं में मुझे याद रखें और जिस तरह से आपने साथ दिया उस तरह साथ रखें। एक ऐसे मुकदमे में जो कि पूरी तरह से फर्जी है, एक ऐसा मुकदमा जो सीबीआई के अंदर भी चल रहा है, जो एसीबी में भी है और अब ईडी में भी उसको ये ले आए और वो 2016 से वो मुकदमा चल रहा है जिसमें खुद सीबीआई ने ये कहा है कि किसी भी किस्म का कोई भी भ्रष्टाचार या लेन देन नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं फर्जी एक मुकदमा मेरे ऊपर लगाया और न जाने कितने मुकदमे मेरे ऊपर हैं, तो उसमें से एक ये भी है। तो इसमें ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और मैं आप लोगों को यकीन। तो आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली में ओखला से ये अमानतुल्लाह खान थे और सीधा आरोप इनका है कि 8 साल पुराने मामले में कभी सीबीआई उनके खिलाफ केस दर्ज कर रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो आ रहा है, अब ईडी आ रही है। 2 साल से उनको और ये इनका ये कहना है कि ये फर्जी मुकदमा है, 8 साल से इसमें किसी भी एजेंसी को कुछ मिला नहीं है, लेकिन बार बार उनके यहाँ छापेमारी की जाती है, परेशान किया जाता है और कुल मिलाकर उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। उनका यह भी आरोप है कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की साजिश की जा रही है और जिस तरह से राजनीतिक दबाव के, राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप इन जांच एजेंसियों पर लग रहे हैं, उसको इस तरह की जो कार्रवाई है ईडी की या फिर जो आरोप है आम आदमी पार्टी के नेताओं के, वो पुख्ता करते नजर आ रहे हैं। और ये आरोप केवल आम आदमी पार्टी के नेता या विपक्षी गठबंधन के नेता, दूसरे नेता नहीं लगा रहे हैं। इस तरह की बातें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट तक में जांच एजेंसियों के लिए कह दी गई हैं। बावजूद इसके अब चूंकि दिल्ली में चुनाव नजदीक है तो इस तरह की कार्रवाइयां और देखने को मिलेंगी। आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल जा चुके हैं, मुख्यमंत्री तक जेल जा चुके हैं, अभी भी जेल में है। मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत मिली, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई और नेता जेल में रहे, लेकिन किसी के खिलाफ अभी भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, पेश नहीं किया गया जिससे उनको सजा मिल सके, जिससे वो साबित हो सके कि इस काम में या इस अपराध में वो फंसे हुए थे। निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाइयों को तब और बल मिलता है जब ये आरोप लगते हैं कि इनके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर केंद्र सरकार के ये दबाव में काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह ने छापेमारी के तुरंत बाद एक बयान जारी किया और बड़े आरोप उन्होंने केंद्र सरकार पर लगाए। भले ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है,
भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है, बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है, अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू मां की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय दे दें। ये मामला क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस मामले में ईडी सुबह सुबह इतनी सक्रियता के साथ धावा बोलने पहुंची, दरअसल 2016 में सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया। 6 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने कहा अमानतुल्लाह खान ने कोई रिश्वतखोरी नहीं की, किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध नहीं किया, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया सीबीआई ने। 2022 में उन्होंने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी, और उसी मामले में जिसमें सीबीआई ने पर्चा दर्ज किया था, पहले एसीबी ने पर्चा दर्ज किया, फिर ईडी ने पर्चा दर्ज किया 2020 के अंदर। और मजेदार बात यह है कि एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जब जमानत मिली, उसमें भी ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं है। ये एसीबी से मिली जमानत में लिखा हुआ है। इसके बाद ईडी अपना केस खत्म नहीं करती। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी करती है। ईडी ने अपने दफ्तर में बुला के 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की, और आज उसी मामले में 2016 के मामले में आज फिर धावा दे। तो ये संजय सिंह का ये आरोप है कि एक ही मामले में 2016 से यानी 8 साल से लगातार एक न एक जांच एजेंसियां उस पर केस दर्ज कर रही हैं, गिरफ्तारी की कोशिश कर रही हैं, गिरफ्तारी भी कर रही हैं। जैसा आप बता रहे थे, एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसमें गिरफ्तार किया, लेकिन सीबीआई को कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि वो गिरफ्तार करे। एंटी करप्शन ब्यूरो भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के, आर्थिक अपराध के आरोप साबित नहीं कर पाई। और अब ईडी पहले भी कर चुकी है, छापेमारी कर चुकी है, और एक बार फिर अब उसने छापेमारी की है अमानतुल्लाह खान के यहाँ, और एक ही मामले में 8 साल से लगातार एक न एक जांच एजेंसी केस दर्ज कर रही है। बिल्कुल उसी तरह जैसे दूसरे मामलों में, चाहे वो शराब घोटाला हो, उसमें भी सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियां इन्वॉल्व हो जाती हैं एक के बाद एक, ताकि जमानत अगर एक एजेंसी की गिरफ्तारी पर मिल भी जाए तो दूसरी एजेंसी की जमानत अर्जी पर आगे उस पर कार्रवाई अदालत में चलती रहे, और ये इस तरह से वो हमेशा जेल में, जब तक इसको खींच सके, जेल में ही रखा जाए। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच एजेंसियां हैं उनकी आलोचना की, लेकिन बावजूद इसके जांच एजेंसियां अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं ला रही हैं। अब ये ताज़ा तरीन मामला है, इससे पहले और कई मामले आए, चाहे वो झारखंड में हेमंत सोरेन का मामला हो, अरविंद केजरीवाल का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो, के कविता का मामला हो, तमाम ऐसे केसेस थे, और सुप्रीम कोर्ट ने लगभग उसी तरह की बहुत ही तल्ख शब्दावली में इसमें जांच एजेंसियों को घेरे में लिया, लेकिन जांच एजेंसियां अपनी कार्यवाही उसी तरह से जारी रखे हुए हैं। अब ये अमलेंदु जी, ये पूरा मामला है, अब इसे लेकर ये जैसा वो कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान की, उनको गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। ईडी अब इसमें जो ये पूरा मामला है, थोड़ा सा अगर इस पे कुछ आप संक्षेप में बता सकें कि ये क्या मामला है, जो ये रिश्वतखोरी का मामला था, भ्रष्टाचार का मामला था, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो भी जो सबसे पहले उसमें इन्वॉल्व हुई थी, वो भी कुछ उसमें अभी तक साबित नहीं कर पाई कि ये इसमें दोषी है कि नहीं है। देखिए समीर जी, एक तो जो कानून का एक सिद्धांत है कि एक जुर्म के लिए 2 सजाएं नहीं हो सकती,
तो पहले तो ये जितने भी ईडी के केस चल रहे हैं उनमें सीबीआई भी इन्वॉल्व हो जाती है, एंटी करप्शन ब्यूरो भी इन्वॉल्व हो जाता है, सब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस पे तो माननीय उच्चतम न्यायालय को ये विचार करना होगा कि ये क्या ठीक है कि एक ही जुर्म में तीन मुकदमे जो वो शुरू हो जाते हैं। वो तो खैर एक अलग का मसला है, वो कानूनी लंबी प्रक्रिया है, उस माननीय सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि ये कानूनी तौर पर उचित है कि नहीं है। क्योंकि जो कानून का सिद्धांत है वो यही है कि एक जुर्म में दो सजाएं नहीं हो सकती, यानी दो मुकदमे एक उस जुर्म में नहीं हो सकते। अगर कोई मान लीजिए कत्ल का मुकदमा है तो कत्ल का ही मुकदमा होगा, फिर वो उसमें और दूसरी चीज़ें नहीं जुड़ेंगी। तो वो इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को विचार करना होगा। अमानतुल्लाह खां का मामला कई तरीके से उलझा हुआ मामला है। वक्फ बोर्ड को ज़मीनों को लेकर के बहुत सारे आरोप हैं उनके ऊपर, और उन आरोपों में ही ये सारी कार्रवाई हो रही है। वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे थे उस समय के, सब मुकदमे सब बताए जाते हैं कि उस समय की सारी चीज़ें हैं। तो अब ये तो ईडी को साबित करना है। 2016 से जैसे मुकदमा चल रहा है तो 2016 से लेकर 24 आ गई, 8 साल हो गए। तो 8 साल में एजेंसियाँ कर क्या रही थी? 8 साल में अगर आप इस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं कि आप एक व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा कायम कर, मतलब जो आपने किया है उसमें आप सबूत जुटा सकें, उसमें आप फाइनल चार्जशीट दे सकें, तो फिर ये मुकदमा चल किस लिए रहा है? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का हाल फिलहाल के ही जो आदेश आए अगर उनको ही देखा जाए समीर जी, तो भी ये काफ़ी ज़्यादा ईडी इसमें घिर जाती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं जैसे, और आप उसमें फिर उससे कोई आप बयान दिलवा लेते हैं, तो वो सबूत के तौर पर वो बयान माना नहीं जाएगा। इस तरीके की चीज़ आ गई। तो अमानतुल्लाह खां का मामला भी इसी तरीके का है। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि पहले भी उनकी गिरफ्तारी होनी थी और वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट अग्रिम जमानत के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी और ये कहा, ईडी को आदेश दिया कि अगर आप इनको गिरफ्तार करते हैं तो आपको कारण बताने होंगे कि आपको इनसे मिला क्या, तब आप इनको गिरफ्तार करते हैं। और वो नहीं मिला तो फिर गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अब ये दोबारा से पहुंची गिरफ्तारी करने के लिए। हो सकता है ये इस तरीके से फ्रेम करना चाहती हो कि उस समय तो चीज़ें नहीं मिली थी, अब हमारे पास सबूत है, अब हम गिरफ्तार कर लें। तो वो एक कानूनी प्रक्रिया हो सकती है। हम नहीं कह सकते ईडी के पास कुछ है कि नहीं है, हो सकता है उनके पास वो सबूत भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो लेकिन अब ये जो समझा जा रहा है समीर जी कि जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, इधर देखिए हरियाणा में चुनाव है, इधर जम्मू कश्मीर में चुनाव है, तो उन जम्मू कश्मीर हरियाणा के चुनाव भी सिर के ऊपर है और दिल्ली का चुनाव भी फरवरी में है। तो सारे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब ये कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है, ईडी फिर से सक्रिय हो गई है। ये समझा जा रहा है कि चुनाव आता है तो ईडी आ जाती है, तो चुनाव आने वाला है तो ईडी आ गई है। तो ये समझा जा रहा है। तो अब ये देखते हैं कि अब विपक्ष इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। हालांकि अभी तक किसी दूसरे दल के कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ही प्रतिक्रियाएं आई हैं, संजय सिंह की आई है, सौरभ भारद्वाज की आई है, अमानतुल्लाह खां की खुद की प्रतिक्रिया आई है। बाकी अब ईडी के पास क्या है क्या नहीं है, मामला फिर अदालत जा सकता है। ईडी के पास क्या था वहाँ घर पहुँचने के लिए, कोई वारंट था कि नहीं था, बहुत सारी चीज़ें वो कानूनी पहलू हैं उसके, वो बाद में आगे चल के उनके वकील लोग जो हैं अपना देखेंगे कि क्या कानूनी इसका पक्ष है, क्या कानूनी पक्ष नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये है बड़ी हैरानी की बात कि इस ईडी और अभी तो खैर ईडी ने वहाँ पर रेड की है और जिसकी खबरें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बार बार चेतावनियों के बावजूद ये जांच एजेंसियां वही काम कर रही हैं जिसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इतनी तल्ख भाषा में सुप्रीम कोर्ट को इन्हें समझाना पड़ रहा है, इनको चेतावनी जारी करनी पड़ रही है। अब ईडी के पास क्या है क्या नहीं, अचानक से अगर वो फिर आ रही है और इनके यहाँ छापेमारी करने में पहले कुछ चीजें नहीं मिल पाई, अब उसे क्या और मिल सकती हैं, यह अलग बात है। लेकिन यह साफ साबित हो रहा है, यह जाहिर हो रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक कारण जरूर है। क्योंकि अगर जांच एजेंसियां उसी समय छापेमारी करती हैं जब संबंधित राज्यों में चुनाव होते हैं या संबंधित व्यक्ति से कहीं किसी चुनाव से सीधे वो संबंधित होता है या कहीं ना कहीं उसका चुनाव से कोई संबंध नजर आता है, दिखाई पड़ता है। दिल्ली में अब अगले साल चुनाव होने हैं और दिल्ली से लगा ही हरियाणा है, वहां चुनाव घोषित हो चुके हैं, चुनाव की तारीख भी टल चुकी है। 5 अगस्त को वहां, माफ कीजिएगा, 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं। अब इन स्थितियों में अगर अचानक ईडी को इन परिस्थितियों में कि पारिवारिक रूप से किस तरह उलझे हुए हैं, जो अमानतुल्लाह खां ने अपनी बाइट में कहा, उन्होंने बताया कि उनकी मदर इन लॉ जो है उनका ऑपरेशन हुआ है, घर में है और जीवन मरण से जूझ रही हैं। उस स्थिति में सुबह सुबह पहुंचकर ईडी के लोग अचानक वहां न जाने क्या कौन सी चीज रह गई है, कौन सा एविडेंस नहीं जुटा पाए हैं, जो अचानक उनको वहां लेने की या जानकारी लेने की जरूरत पड़ गई। तो ये साफ साबित है कि इसके पीछे चाहे जितना पब्लिक परसेप्शन, लोगों को, आम आदमी को पूरी तरह से ये पता चल चुका है कि इसके पीछे जांच एजेंसियों का किस तरह से राजनीतिकरण हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में बार बार वो बातें साबित हो रही हैं कि जांच एजेंसियां किस तरह राजनीतिक दलों के दबाव में काम कर रही हैं। उसके अलावा विपक्षियों की ओर से, विपक्षी दलों की ओर से तो ये आरोप लगातार लग ही रहे हैं
फिर भी जांच एजेंसियां क्यों विवश हैं सरकार के दबाव में, सरकार के हिसाब से और सरकार के एजेंडे के अनुसार काम करने के लिए? ये बड़ी एक गंभीर बात है। बहुत ही इसको लेकर जो विपक्ष के सवाल उठते रहे हैं, विपक्ष आरोप लगाता रहा है और यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा बहुत हावी रहा, इसकी चर्चा रही। भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को उसका नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन जांच एजेंसियों के ऊपर न तो दबाव में कमी आ रही है और न ही जांच एजेंसियों की कार्यशैली में कोई बदलाव दिखाई पड़ रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये भी अपने आप में समझने की जरूरत है। अमलेंद्र जी जी बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, इसको समझने की आवश्यकता है कि एजेंसियां एकदम से सक्रिय क्यों हो रही हैं। हालांकि हमेशा आरोप रखते हैं कि जब जब चुनाव आता है एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी 240 पे अटक गई तो लगा था कि शायद ये इन चीज़ों में थोड़ी कमी आएगी और थोड़ी कमी देखने को मिली भी। ऐसा नहीं है कि कमी नहीं मिली, लेकिन कमी। लेकिन अब एक जो बदलाव आया है समीर जी, वो बदलाव ये भी आया है कि अब सरकार का जो एक तरीके से कहा जाए जो प्रभाव था इन एजेंसियों के ऊपर, उसमें कहीं कुछ ना कुछ कमी भी देखने को मिल रही है। वो इस तरीके से देखने को मिल रही है कि आपको याद होगा कि राहुल गांधी वायनाड गए थे और वायनाड में उन्होंने रात को 1:52 पे ट्वीट किया कि ईडी के सोर्सेज ने उनको बताया है कि वहाँ उनके यहाँ ऊपर छापेमारी होने वाली है और उन्होंने कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूँ, चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से ईडी के डायरेक्टर को टैग करते हुए उन्होंने लिखा। यानी कि ईडी की जो कार्रवाई होनी थी वो पहले ही लीक हो गई और राहुल गांधी को पता चल गया। इसका मतलब समीर जी की जो पीएम मोदी का या भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में सेंध भी लग चुकी है, ये भी साफ जाहिर हो रहा है। अब अमानतुल्लाह खां क्या टीम पहुंचती है वहां जाकर के उनको गिरफ्तार करने की कोशिश होती है। अब गिरफ्तार करने गई थी या नहीं गई थी इसको हम नहीं कह सकते, चूंकि ये ईडी बताएगी कि वो गिरफ्तार करने गई थी या किस लिए गई थी। पूछताछ करने गई थी तो क्या उसने पहले कोई नोटिस दिया था कि बिना नोटिस दिए ही पूछताछ करने के लिए चली गई? चूंकि प्रक्रिया है ईडी की भी पूछताछ करने के लिए, आप ऐसे ही किसी के घर जाके नहीं धमक सकते। तो आपको अगर पूछताछ भी करनी तो आपको नोटिस देना होगा, बहुत लंबी प्रक्रिया, वो प्रक्रिया का आपको पालन करना होगा। और अब तो सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है, नए जो आदेश हैं, उनमें सब में है कि भाई आपको बाकायदा मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी, बहुत सारी उसमें क्लॉज है। तो वो उसका पालन किया कि नहीं किया, ये देखने वाली चीज़ होगी। इसका मतलब समीर जी कि अभी भी कानून को बाईपास करके एजेंसियां काम कर रही हैं, ये तो साफ समझ में आ रहा है। और एजेंसियां अभी भी जो विपक्ष का आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी के तोते की तरीके से काम कर रही हैं और उसके एक तरीके से कहा जाए वो वसूली गैंग की तरीके से काम कर रही हैं, ये विपक्ष का आरोप है और इस पर चर्चा देश भर में शुरू है। जी बिल्कुल, और इस पर चर्चा लगातार हो ही रही है। लेकिन ये भी सही बात है कि दबाव उस तरह का तो नहीं दिखाई पड़ा या पड़ रहा है जिस तरह से पिछले 10 साल में दिखाई पड़ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दबाव में काम नहीं कर रही हैं। ये जो आज की ताज़ा तरीन घटना है जिसमें सुबह 7 बजे ही आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ईडी के या प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकारी हैं वो छापेमारी के लिए पहुंच गए। अमानतुल्लाह खान का आरोप है कि उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो इतना पुराना मामला है, 8 साल पुराना मामला है, उसमें एक एजेंसी के बाद दूसरी एजेंसी, दूसरी के बाद तीसरी एजेंसी, ये एजेंसियां जब वहां पर केस रजिस्टर कर रही हैं और छापेमारी कर रही हैं, गिरफ्तारी की कोशिश कर रही हैं, फिर भी उनको अगर कुछ मिल नहीं रहा है, बावजूद इसके उनकी छापेमारी की कार्रवाइयां जारी हैं या गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा इन एजेंसियों पर एक सवाल खड़े करता है कि क्या ये एजेंसियां वास्तव में भ्रष्टाचार मिटाने, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये काम कर रही हैं या फिर राजनीतिक दलों के दबाव में, सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में दूसरी पार्टियों को एक मैसेज देने के लिए कि आप हमारे हिसाब से काम करिए, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ चलिए, ऐसा संदेश देने के लिए काम कर रही हैं। क्योंकि पिछले कई घटनाओं में ये चीजें देखी गई हैं कि आरोप लगे, छापेमारी हुई, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन जब वो पार्टियां सत्तारूढ़ दल के साथ आ गईं, वो लोग साथ आ गए, तो उनके खिलाफ सारे केस खत्म कर दिए इन्हीं जांच एजेंसियों ने। अब ये सवाल तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष का आरोप है कि जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर वो इन सारी चीज़ों से ये बातें साबित हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट तक बार बार इन मामलों में लगातार ये टिप्पणी कर रहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं, इस तरह आपको नहीं करना चाहिए, अपने इस रवैये में बदलाव लाइए। फिर भी ये बदलाव नहीं आ रहा है। जी समीर जी, बिल्कुल बदलाव नहीं आ रहा है और रवैया एजेंसियों का जस का तस एक तरह से कहा जाए वो बना हुआ है। और अब तो समीर जी ये चर्चा हो रही है कि एजेंसियां अब एक तरीके से कहा जाए वो जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ भी अब कार्रवाई
शुरू हो रही है, यानी कि अब कोशिशें हो रही हैं, यानी कि ये सरकार अंदर से एक तरह से कहा जाए वो काफ़ी डरी सहमी सरकार है, जो अपने सहयोगियों पर भी एजेंसियों की मदद लेकर के काम करना चाहती है। इस तरीके के विपक्षी तब से आरोप लग रहे हैं। अब वो एजेंसियां का मदद अपने साथियों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये उनका मसला है। बहरहाल एक बड़ी खबर समीर जी ये है कि आज 11 बजे, अब 11:30 बजे यानी अब से थोड़ी ही देर में कांग्रेस एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। पवन खेड़ा जो उनके मीडिया के इंचार्ज हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जयराम रमेश जो है उनके संचार के जो महासचिव हैं, उनका ट्वीट है कि आज सुबह 11:30 बजे मेरे साथी पवन खेड़ा कुछ नए खुलासे पेश करेंगे, जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री द्वारा एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर दी गई क्लीन चिट पर सवालिया निशान लगा देंगे। अब ये कौन सी क्लीन चिट है, इस पे बात करनी है। क्या ये 2002 का जो मसला है गुजरात का, जिसमें एक क्लीन चिट मिल चुकी है प्रधानमंत्री को, सो कॉल्ड क्लीन चिट जो है, उसको लेकर कुछ खुलासा कांग्रेस करेगी, या किस मसले पे, या राफेल को लेकर के जो बताया था कि साहब उनको क्लीन चिट मिल गई किस तरीके से, हालांकि उसको सवाल उठे थे कि वहाँ टाइपिंग एरर बता दिया गया था, उसके बाद में वो चीज़ें दूसरी निकली और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पवन खेड़ा, तब मालूम पड़ेगा कि वो किस मसले पर प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस आज घेरने वाली है अच्छे तरीके से, और जब ये क्लीन चिट का मसला सामने आएगा और वो सामने सबूत पेश होंगे कि कांग्रेस क्या सबूत पेश कर रही है, उसके बाद इसमें कानूनी प्रक्रिया को लेकर के भी बहस छिड़ सकती है, और राजनीतिक तौर पर भी इस पर एक बड़ी बहस छिड़ सकती है कि प्रधानमंत्री वास्तव में उनको कोई क्लीन चिट जो मामले हैं उनमें मिली भी है कि नहीं मिली है। बिल्कुल, और ये लगातार जिस तरह से अब तमाम भ्रष्टाचार के मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घिरे हुए नजर आ रहे हैं, वो चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे और मामले हो, और यहाँ तक कि ताज़ा तरीन जो मामला अभी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के गिरने का मामला हो, उसमें, और इस तरह के जो भी मामले हैं, कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के आरोप तो उन पर लगते ही हैं। अब इन सारे मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिर रहे हैं, विपक्ष के निशाने पर हैं, और कांग्रेस पार्टी लगातार उन पर सवाल उठा रही है, उंगली उठा रही है, और पार्टी के भीतर भी अब इस तरह की चीजें, सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद इस तरह की सुगबुगाहट और तेज होगी, और मुखरता से पार्टी के भीतर नेता ये आवाज उठाएंगे। अब देखने की बात है, कुछ ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। किस मुद्दे पर वो ये बात कर रहे हैं, कौन सी क्लीन चिट का वो जिक्र कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर निशाने पर रहेंगे, थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा। लेकिन अब यह तय है कि एक तरफ सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपनी जांच एजेंसियों को लगाए हुए है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री खुद विपक्ष के तमाम चीज़ों में, तमाम आरोपों में घेरे में है, और सीधे सीधे सारे आरोपों की सुई जो है, निशाने पर जो तीर का निशाना है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब इन स्थितियों में जब जांच एजेंसियों की तरफ से भी जो कार्रवाइयां हो रही हैं, कार्रवाइयां होने से पहले लीक भी हो रही हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी, इन सारी चीज़ों में अब राजनीति किस करवट बैठेगी, आगे क्या होने वाला है, बहुत कुछ ये कहा जा रहा है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज जो खुलासा करने का दावा कर रही है, जो बात करने जा रही है, उसका कहना है कि ये बहुत गंभीर मसला है, बहुत बड़ा मसला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाने पर होंगे। जी समीर जी, बिल्कुल। जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया वो यही ट्वीट किया है। पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया है कि वो बड़ा खुलासा करेंगे। जयराम रमेश ने तो साफ साफ इशारा दे दिया है कि प्रधानमंत्री को कोई क्लीन चिट मिलने का मामला है, उस पर वो खुलासा करेंगे कि ये क्लीन चिट किस तरीके से क्लीन नहीं है, गंदी है ये चिट। ये खुलासा जो है पवन खेड़ा करेंगे 11:30 बजे। एक चीज़ और अमलेंदु जी, ये अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की छापेमारी और ये पवन खेड़ा जो कुछ भी बताने जा रहे हैं, इनके बीच में भी कोई तालमेल है क्या, कि पता लग गया हो, यानी इनका खुलासा भी लीक हो गया हो और तभी ईडी अचानक से छापेमारी करने पहुंच गई हो? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं समीर जी कि ये मालूम पड़ गया होगा, क्योंकि देखिए स्लीपर सेल तो सबके सब जगह हैं। कांग्रेस में भी भाजपा के स्लीपर सेल है, बहुत ज़्यादा हैं, और भाजपा में भी कांग्रेस के स्लीपर सेल हैं, मतलब दोनों तरफ है, लेकिन कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल ज़्यादा हैं। तो वहीं से किसी स्लीपर सेल नहीं हो सकता ये सूचना पास कर दी भाजपा को कि
कांग्रेस एक बड़ा खुलासा करने जा रही है। हालांकि जो ये ट्वीट आया उनका जयराम रमेश का वो बाद में आया और छापेमारी कार्रवाई पहले हो गई, लेकिन हो सकता है कि ये इससे ध्यान हटाने के लिए पहले ही इस तरीके का कि कुछ नहीं करना, जाके केवल एक शोषा छोड़ देना है ताकि लोगों का ध्यान तब हट जाए और कांग्रेस जो खुलासा करने वाली है प्रधानमंत्री को लेकर, जो आरोप लगाने वाली है उसकी तरफ लोगों का ध्यान ना जाए। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत हो सकता है कि पहले आप कार्रवाई शुरू कर देंगे ईडी की तरफ से, तो ये पहले से ये चीज चर्चा में आ जाएगी और लोगों का ध्यान उस पर बाद में नहीं जाएगा। तो हो सकता है कि ये चीज हो और ये कांग्रेस को अपने अंदर भी झांकना होगा अगर इस तरह की चीजें हैं कि उसके यहाँ कितने स्लीपर सेल भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उनका आपस का मसला है, चूंकि हर पार्टी के स्लीपर सेल रहते हैं। समीर जी, ये राजनीति इसी तरह। पवन खेड़ा का ट्वीट भले ही बाद में आया हो छापेमारी घटना पे, लेकिन ये तो पता ही होगा कि करने वाले हैं इस तरह का खुलासा। और थोड़ी देर में ही कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो दावा कर रही है कि बड़ा खुलासा करने वाली है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। और इसमें यह कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई है, किस मामले में दी गई है वही बताएंगे, और उसमें प्रधानमंत्री को घेरने की पूरी कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। अब ये थोड़ी देर में पता लग जाएगा। पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली में। क्या बड़ा खुलासा कर रही है कांग्रेस पार्टी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं, थोड़ी देर में वो पता लग जाएगा। लेकिन अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री को लगातार जिस तरह से विपक्ष कई मामलों में घेर रहा है, उन पर आरोप लगा रहा है और उन्हें तमाम आर्थिक जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनमें वो घिरते नजर आए हैं, उसे लेकर एक अब गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष के निशाने पर हैं और भारतीय जनता पार्टी से उस मामले में कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। जी बिल्कुल समीर जी, कई मसले ऐसे हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी से कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। एक तो राफेल का मसला ही है। राफेल को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा सरकार की तरफ से दाखिल किया गया, फिर बताया गया कि उसमें टाइपो एरर है, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई तथाकथित क्लीन चिट मिल गई, जबकि वो उसकी जाँच अभी भी फ्रांस में चल रही है। वहाँ फ्रांस में जाँच चल रही है राफेल को लेकर के, तो वो मसला भी हो सकता है। दूसरा 2002 के गुजरात का जो मामला है वो मामला भी हो सकता है। उसमें भी जो है एक तथाकथित क्लीन चिट मिल गई है प्रधानमंत्री को, उसको लेकर के सवाल हो सकते हैं कि उसमें क्या है। इधर ये जो सेबी और हिंडनबर्ग का मामला चल रहा है समीर जी, इसको लेकर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि जो माधवी बुच है, सेबी की चेयरपर्सन है, उनको लेकर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने को रेस्क्यू नहीं किया। उस मामले में सिर्फ हिंडनबर्ग का मामला ही नहीं है, और भी बहुत सारे मामले हैं जिसमें वो घिरी हुई नजर आ रही हैं और सरकार उनको किस तरीके से बचाव कर रही है ये भी आ रहा है। तो हो सकता है कांग्रेस उस पर भी कुछ खुलासा करेगी, माधवी बुच को लेकर के कोई खुलासा हो सकता है, या सेबी चीफ माधवी बुच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते हैं उनको लेकर के कांग्रेस खुलासा कर सकती है। अब क्या कांग्रेस खुलासा करेगी ये तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उनकी तब मालूम पड़ेगा। अभी तो हम लोग कयास लगा सकते हैं उनके ट्वीट के आधार पे कि वो क्या खुलासा करने। लेकिन यहाँ जो लग रहा है वो जो जयराम रमेश ने जो खासतौर से इशारा दिया है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को जो क्लीन चिट मिली है वो कितनी क्लीन है और कितनी गंदी है, इसको लेकर के पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो शायद ये राफेल और गुजरात के जो 2002 का मामला है उनसे शायद जुड़ा हुआ कोई मामला हो सकता है, जिसपे ये अभी थोड़ी देर में पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ आरोप लगाएंगे या कुछ सबूत पेश करेंगे कि वो क्लीन चिट किस तरीके से मिली, किस तरीके से नहीं मिली। तो जब वो पेश करते हैं तो हम लोग दिखाएंगे, लाइव हम लोग दिखाएंगे। ये बहुत बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव से ठीक पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा नहीं हो पा रही है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अभी वहां लड़ने की स्थिति में ही नहीं है, हालांकि वो स्थिति हरियाणा में भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन इन स्थितियों में अगर एक और बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी करने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं, तो ये एक गंभीर बात है। और राजनीति में चुनाव में जहां होने वाले हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो सीधे हम लोग रुख करते हैं कांग्रेस पार्टी मुख्यालय का, जहां पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस मामले में जो प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दी गई है वो कितनी क्लीन है और कितनी अनक्लीन है। एक का नाम कर देते हैं बादशाह, एक को कहते हैं वजीर, घोड़ा, हाथी, होते ये सब मोहरे हैं। इनकी अपनी कोई ताकत नहीं होती। भले नाम बादशाह है, वो बादशाह होता नहीं है। भले रानी है, वो रानी होती नहीं है। अगर रानी खुद तय कर ले कि मुझे मूव करना है, वो नहीं कर पाएगी। एक शतरंज का खेल चल रहा है इस देश में। अभी हम लगातार पिछले कई सालों से अलग अलग मोहरों की बात कर रहे हैं। खिलाड़ी कौन है
वहां तक अभी हम निर्णायक रूप से पहुंचे नहीं हैं. We have not been able to decisively arrive at who is playing this chess. On the chessboard are different pawns. अलग अलग प्यादे हैं, अलग अलग मोहरे हैं. उनमें से एक मोहरे के विषय में आज हम आपके सामने आए हैं. सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच, ये 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक, नेक्स्ट स्लाइड, आप जैसा देख पा रहे हैं, ये मेंबर थी, होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी. और उसके बाद ये चेयरपर्सन बनी सेबी की 2 मार्च 2022 को. द डेट्स आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. द डेट्स ऑन विच शी वॉज होल टाइम मेंबर and the date on which she was appointed chairperson of SEBI. Very important dates. और SEBI एक रेगुलेटर है. SEBI का रोल, जो उसकी भूमिका है, वो मिडिल क्लास, हम सब जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, उस मार्केट को रेगुलेट करने की भूमिका SEBI की है. बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. और SEBI की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सेबी की चेयरपर्सन को ये 2 महानुभाव आपके सामने हैं. अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह. ये सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जो एसीसी है, ये उसमें ये 2 सदस्य हैं. मतलब यही लोग अपॉइंट करते हैं. अभी तक हम लोगों ने, भले वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या और कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो सेबी की जो भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की रही है, उस पर हमने कई बार चर्चा की. जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मॉनिटर्ड इंक्वायरी थी, इन्वेस्टिगेशन थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, अडानी की कहानी पर, उस पर भी हमने चर्चा की. लेकिन इससे ऊपर, इससे कहीं हटकर, इससे कहीं भयानक भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की मैं आपको बताना चाहूंगा. सबसे पहले मैं अपने साथियों को बोलूंगा, अगली स्लाइड पर आए. यह पहली इरेगुलरिटी, यह पहला गैर कानूनी काम. आप सब तनख्वाह लेते हैं, मुझे लगता है एक ही जगह से लेते होंगे. अगर आप अपनी चैनल से, आप टाइम्स नाउ में, अगर आप टाइम्स नाउ से सैलरी लेते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स से तो नहीं लेते होंगे. साथ साथ कांग्रेस पार्टी से तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम जानते हैं नहीं लेते. लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख. और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी. आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं. और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था. आईसीआईसीआई बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक, सेबी की चेयरपर्सन एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी की सबसे ऊंचे पद पर बैठी व्यक्ति, अधिकारी, तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से. नेक्स्ट स्लाइड. ये सीधे सीधे सेक्शन 54, सेक्शन 54 ऑफ सेबी, जो एम्प्लॉइज सर्विस रेगुलेशन 2001, मैं इसका एनेक्शर आपको दिखाऊंगा, उसका वायलेशन है. सीधे सीधे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, सीधा. इसमें अगर किसी में थोड़ी सी भी अगर लिहाज, शर्म, लज्जा कुछ हो, वो इस्तीफा देगा, 1 मिनट नहीं रुकेगा इस एक्सपोजर के बाद. आप मार्केट के रेगुलेटर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह ले रही हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तनख्वाह ले रही हैं. कैसे ले सकती? 2017 से 24 के बीच होल टाइम मेंबर और उसके बाद
चेयरपर्सन की हैसियत से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से इन्होंने 22,41,00,000 रुपए लिए, 22,41,00,000 रुपए लिए। वो क्यों लिए? क्या सेवाएं इन्होंने आईसीआईसीआई को दी? ये भी सवाल बड़ा जायज है। ये टेबल जो आप देख रहे हैं ये भी आपको सरेआम दिखाता है हर साल का इनका जो पैसा आईसीआईसीआई से आया। 2017-18 में 2,06,18,950 रुपए आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह मिली एक फाइनेंशियल ईयर में, और प्रूडेंशियल से 7,07,195 मिली, और सेबी से उस वक्त तनख्वाह मिलती थी 35,26,521। अगले साल आ जाइए 18-19 में, तो आईसीआईसीआई की तनख्वाह डबल हो गई, 422% बढ़ गई। 422% increase in the salary given by ICICI Bank to the whole-time member of SEBI। 4,71,29,116 रुपए इनको मिला आईसीआईसीआई बैंक से 2018-19 में, और प्रूडेंशियल से भी मिल रहा है 2,17,908 रुपए, और सेबी से सैलरी मिल रही है 41,25,172 रुपए। आप भी सोच रहे होंगे कि वो ज्यादा अच्छा अवतार है, कई जगह से तनख्वाहें मिलती हैं। 19-20 में आ जाइए, अभी भी ये मेंबर होल टाइम मेंबर। अब 110% वृद्धि हो जाती है उनकी सैलरी जो आईसीआईसीआई बैंक से मिलती है। अब मिल रहा है इनको साहब 1,21,59,387 रुपए, और प्रूडेंशियल से ले रही हैं 2,17,908 रुपए, और सेबी से 43,89,784 रुपए। ये 89 होता है ना, 89। अब आइए 20-21 में, तब भी ये होल टाइम मेंबर, 416% वृद्धि होती है आईसीआईसीआई बैंक की जो तनख्वाह इनको मिलती है, 4,64,39,786 रुपए, और प्रूडेंशियल से मिलता है जो पिछले साल मिला था वही 2,17,908 रुपए, और सेबी की तनख्वाह है 40,07,595 रुपए। अब 21-22 आ जाता है। 21-22 में इन्हें आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह मिलनी बंद हो जाती है, लेकिन प्रूडेंशियल से 2,17,908 रुपए मिलते हैं, और इसी साल आईसीआईसीआई बैंक से ईसॉप मिलना शुरू होता है 2,66,23,080 रुपए। इस पे टीडीएस भी आईसीआईसीआई देता है 1,03,83,001 रुपया, और सेबी की तनख्वाह मिलती है 33,85,890 रुपए। अब आइए आप 22-23 में, अब ये सेबी की चेयरपर्सन मार्च में बनी थी 2022 में। आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह इस साल नहीं मिली, लेकिन प्रूडेंशियल से मिलता है 4,44,434 रुपए, ईसॉप मिलते हैं 17,89,838 रुपए, टीडीएस मिलता है 6,37,816 रुपए, और सेबी की तनख्वाह मिलती है 78,38,820 रुपए। 23-24 में बैंक से नहीं मिल रहा, प्रूडेंशियल से मिल रहा है 2,17,908 रुपए, सेबी की तनख्वाह है 57,54,464 रुपए। टोटल बैंक से इस दौरान वो ले चुकी हैं 12,63,47,239 रुपए, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले चुकी हैं 22,41,169 रुपए, ईसॉप ले चुकी हैं 2,84,12,918 रुपए, और टीडीएस 1,10,20,817 इन पर आईसीआईसीआई ने दिया। तो कुल मिलाकर ये इस दौरान आईसीआईसीआई से 16,80,22,143 रुपए ले चुकी हैं। तनख्वाह सेबी की आप पूछेंगे इस दौरान कितनी हुई, तो 3,30,28,246। अब
तनख्वाह ले रही हैं, वायलेशन है, नंबर 1। नंबर 2, इस दौरान आईसीआईसीआई के कई केसेस, इन्वेस्टिगेशंस सेबी के हाथ में हैं। सेबी उस पर एडजुडिकेट कर रहा है, उस पर जजमेंट दे रहा है। बताइए ये क्या हो रहा है इस देश में? ये चेस बोर्ड के खिलाड़ी कौन है? शतरंज के खिलाड़ी हैं कौन? कौन है जो उनको ये भी डर नहीं है कि इतने कैमरा हैं, इतने खुलासे हैं, ये कभी भी खुलासे हो सकते हैं। आपका नया इंडिया है तो ये भी नई कांग्रेस है, बहुत खुलासे करती है और डरती नहीं है ये पार्टी किसी से। फिर भी बेशर्मी से ये हो क्या रहा था कि आप ही आईसीआईसीआई के केसेस पर जजमेंट देते हैं, आप आईसीआईसीआई से सैलरी लेते हैं। हमारे सवाल तो बनते ही हैं, और सवाल सिर्फ सेबी से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ सेबी की चेयरपर्सन से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ आईसीआईसीआई से नहीं होंगे, सवाल प्रधानमंत्री से होंगे। ये साहब से होंगे जो सामने आपको दिख रहे हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ये एसीसी इनके अंडर है। प्रधानमंत्री से पहले सबसे हम सवाल पूछेंगे कि आप जब रेगुलेटरी बॉडी के हेड को चुनते हैं, कि जब नियुक्ति करते हैं, उसका क्राइटेरिया आपकी नजरों में होता क्या है? व्हाट इज द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया टू अपॉइंट हेड्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज? यह सवाल का जवाब तो सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं। दूसरा सवाल हमारा प्रधानमंत्री जी से यह है कि जो एसीसी है, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट है, जिसके सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री खुद हैं, उनकी अध्यक्षता की ये एसीसी है, क्या ये चौंका देने वाले तथ्य उस एसीसी के सामने आए थे अपॉइंटमेंट के वक्त या अपॉइंटमेंट के बाद आए थे और नजरअंदाज कर दिए? तो साहब हम क्या कहें, आप ही समझ जाइए। और नहीं आए थे, कैसी सरकार चला रहे हो साहब? ये हो सकता है कि एसीसी को आपने पूरी तरह से अपने एक अधिकारी के हाथ में दे रखा हो कि भाई जो तुम करोगे हमें मंजूर है। ये भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, हम तो जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री से। तीसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री को यह जानकारी थी, वॉज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर, कि जो सेबी की चेयरपर्सन है वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बैठी हैं, आईसीआईसीआई से तनख्वाह ले रही हैं, इनकम ले रही हैं, सेबी की होल टाइम मेंबर बनकर भी ले रही हैं? वॉज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर ऑफ दिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इश्यू? वी वांट टू नो दिस। चौथा सवाल हमारा प्रधानमंत्री से, क्या प्रधानमंत्री को यह मालूम है कि सेबी की होल टाइम मेंबर जो कि आईसीआईसीआई से इनकम और सैलरी ले रही हैं, फिर उसके बाद वो चेयरपर्सन बनती हैं, उस सेबी के सामने आईसीआईसीआई के कई लंबित मामलों पे जजमेंट दी जा रही है? आज ही आपने पढ़ा होगा, ये इकोनॉमिक टाइम्स में आज छपा है, ये देखिए कि सेबी ने अपनी ही गाइडलाइंस बदल दी आईसीआईसीआई की मदद करने के लिए। अब समझ में आ रहा है क्यों बदली? ये आज की खबर है, पुरानी नहीं है। तो मैं स्टोरी जब हम तैयार कर रहे थे तो आज आई है, ये स्टोरी तो पहले से तैयार हो रही थी। तो प्रधानमंत्री को क्या यह जानकारी थी? ईसॉप की भी एक पॉलिसी है, सेबी की मेंबर को या सेबी की चेयरपर्सन को ईसॉप के लाभ आईसीआईसीआई से इतने वक्त आईसीआईसीआई छोड़ने के बाद भी क्यों मिलते रहे? हम और आप कोई कंपनी छोड़ते हैं, ईसॉप की एक पॉलिसी होती है, 3 महीने की होती है, 6 महीने, जो भी होती है पॉलिसी, आपको मालूम, लेकिन इनको इतने सालों बाद कैसे मिल रहा है? उसका टीडीएस भी आईसीआईसीआई दे रहा है। ये हो क्या रहा? क्या प्रधानमंत्री को ये जानकारी थी? वॉज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर ऑफ दिस? अब हम एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब शायद हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम पूछना चाहते हैं। आजकल प्रधानमंत्री गुस्से में ही सही माफी मांग भी लेते हैं, कभी कभी पत्थर मारते हुए माफी मांगते हैं, लेकिन मांग रहे हैं।
यू टर्न भी ले रहे हैं, तो शायद जवाब दे दें कि साहब सेबी की चेयरपर्सन के बारे में इतना तथ्य हैं, हिंडनबर्ग में जो आया वो अलग, सुप्रीम कोर्ट से जो छिपाया वो अलग, ये तमाम जानकारियां तो सरकार से ही आई होंगी, सरकार में ही होंगी कहीं ना कहीं। उसको बचा कौन रहा है? Who is protecting the chairperson of SEBI? We demand to know from the Prime Minister of India. He is the person who's appointed her. Either ignoring all these startling revelations and facts, or he is ignorant of all these facts. But why is the SEBI chairperson being protected, and who is protecting that chairperson? इस शतरंज का खिलाड़ी कौन है? Who is playing this chess, this game of chess? हमारे सवाल अब आईसीआईसीआई बैंक से भी हैं। कटघरे में इस बैंक को भी खड़ा होना चाहिए। हम सबके खाते होते हैं इन बैंकों में। क्या आईसीआईसीआई ने किसी भी स्थान पर सरकार में कहीं भी डिक्लेरेशन की है कि यह तनख्वाह वो सेबी की मेंबर को, होल टाइम मेंबर को दे रहे हैं, या ईसॉप के बेनिफिट्स दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं ईसॉप का? ये जानकारी आईसीआईसी ने कहीं तो दी होगी, सार्वजनिक की होगी। हमें नहीं दिखी, आपको दिखे बताइए। और एज चेयरपर्सन भी आप जो उनको ईसॉप का लाभ दे रहे हो, कहीं आपने डिक्लेयर किया? आईसीआईसीआई, हमारा दूसरा सवाल, सेबी की जो आज जो चेयरपर्सन है और पहले जो होल टाइम मेंबर थी, उनको तनख्वाह आखिर दे क्यों रहा था? उसके एवज में क्या ले रहा था? मुझे तो कोई ऐसे नहीं आकर तनख्वाह दे देता, आपको भी नहीं देता होगा। उसके एवज में आपसे 12-15 घंटे काम लेते हैं, आपके एम्प्लॉयज भी लेते हैं। हम भी जब नौकरी करते हमारे भी एम्प्लॉयज लेते थे, एम्प्लॉयर्स लेते थे। तो आईसीआईसीआई सेबी की होल टाइम मेंबर को और चेयरपर्सन को तनख्वाह क्यों दे रहा था? 16 करोड़ कम नहीं होता। किस एवज में दे रहा था? यूं ही दे रहा था तो बता दें साहब, हमारी इच्छा थी दे दी। बताएं, कम से कम आकर बताइए, हमारी इच्छा थी हमने दे दी, ठीक है मान लेंगे हम, फिर कानून जाने आप जानो, बट वी शुड नो। और जो रिक्वायरमेंट है लिस्टिंग क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, LODR, उसके तहत एनुअल रिपोर्ट में ये जानकारी दी थी क्या आपने? नहीं दी तो क्यों नहीं दी? ईसॉप की रूल्स हैं, आईसीआईसी ने वो रूल्स को दरकिनार करके क्यों इनको ईसॉप के लाभ दिए? ये भी हमारा एक सवाल है आईसीआईसी। व्हाई डिड यू बाईपास योर ओन ईसॉप रूल्स टू गिव बेनिफिट्स ऑफ ईसॉप टू द होल टाइम मेंबर एंड द सेबी चेयरपर्सन? अब हमारे सवाल सेबी से हैं, एक ही सवाल है, क्या ऐसी और भी कंपनियां हैं जिनसे आप या आपके परिवार के नजदीकी सदस्य इस तरह का या इससे मिलता जुलता लाभ उठा रहे हो? हमारे पास जानकारी है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये आज ये इस कड़ी का पहली प्रेस वार्ता है, ये शुरुआत है, इसमें बहुत कुछ निकल रहा है, लेकिन हम एक मौका सेबी की चेयरपर्सन को भी देना चाहते हैं। जो सवाल हमने प्रधानमंत्री से पूछे उनसे भी हम जवाब चाहते हैं। सेबी की चेयरपर्सन से हम ये जानना चाहते हैं कि आप खुद बता दीजिए, और ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके आप केसेस सेबी के सामने लंबित हैं, आप उन केसेस पे जजमेंट दे रही हैं, और आप या आपके नजदीकी परिवार के सदस्य उन कंपनियों से अगर कोई लाभ उठा रहे हैं तो आप स्वयं बता दीजिए। देश को जानने का हक है, क्योंकि हमारे आपके करोड़ों लोगों के शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होता है, हम पैसा लगाते हैं, ये जानने का हक हम सबको है। आपके सवाल और ये सारे एनेक्शर्स विनीत जी आपको पूरी प्रेस रिलीज थोड़ी देर में भेज रहा हूं अभी। श्योर। Thank you. Sir, one question. Yes, बोलिए। You have talked about this, that SEBI chief is drawing income or the salary like from the ICICI Bank. And Prudential.
and potential, right? So is it the dividend, ESOP, or the shares, or is the actual like wages or the salary that she had drawn? And if yes, then from what is the source of this information? Thank you. And from what is the source of this information? Thank you. Well, the source of this information, I challenge them to prove it's wrong. ESOP is a different category. In my press release, you will get to know. Annually, the money, the salary, the income, whatever you want to call it, let her come and tell us that she's getting from ICICI Bank and then later also from the ICICI Prudential. She needs to declare this. कि आखिर इनको बचा कौन रहा है? हमें क्या मालूम, आप नहीं जानते? नहीं, आप बताइए, देखिए साहब, क्योंकि आपने खुलासा किया तो आप बताइए कि बचा कौन रहा है? मुझे एक बात, मैंने शुरुआत इस प्रेस वार्ता की उस चेस बोर्ड से की है, वो आपके सामने है। आज अभी अच्छा हुआ मेरे साथियों ने फिर से वो चेस बोर्ड दिखा दिया। अब हमें नहीं मालूम कि बादशाह जो इसमें है और इस देश का जो बादशाह है वो खुद खिलाड़ी है या उनके पीछे कोई और खिलाड़ी, हमें क्या मालूम। अब धीरे धीरे शुरुआत हुई है तो कई चीजें निकलेंगी। इस कड़ी में ये पहली प्रेस वार्ता है। आपके सामने हम आने वाले दिनों में, मैं या मेरे कोई और साथी, क्योंकि मैं ट्रैवल भी कर रहा हूं, आएंगे और खुलासे करेंगे। हो सकता है खुलासों के अंत में मालूम पड़ जाए कि शतरंज का असली खिलाड़ी कौन है। Well, so far I only know about. तो ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच पर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच आरोपों के घेरे में हैं और खुद प्रधानमंत्री भी आरोपों के घेरे में हैं। जिस तरह से तमाम तथ्यों को बताते हुए, तमाम जो एविडेंस हैं उनको रखते हुए आज पवन खेड़ा ने ये इनके जो बीच के जो एक व्यावसायिक संबंध है, किस तरह से वो सेबी की चेयरपर्सन रहते हुए, उससे पहले सेबी की होल टाइम मेंबर रहते हुए यानी सेबी बोर्ड की सदस्य थी और पूर्णकालिक सदस्य थी, फिर भी वो अपने जो उनका जो जहां पहले वो नौकरी करती थी यानी आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, वहां से वो तनख्वाह ले रही थी। उसके एवज में क्या फ़ायदा पहुंच रहा था, क्योंकि ये भी आरोप लगाया है कि आईसीआईसीआई बैंक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सेबी के तमाम नियमों में बदलाव किया गया है। सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करती है जो कमेटी, कैबिनेट कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट, उसके चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री। उस पर माधवी बुच को अपॉइंट किया जाता है। माधवी बुच उससे पहले आईसीआईसीआई बैंक में रहती हैं। आईसीआईसीआई बैंक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सेबी अपने नियमों में बदलाव करती है। ये पूरा नेक्सस जो पूरा दिखाया है और तमाम उदाहरणों के ज़रिए, तमाम तथ्यों के ज़रिए अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद तो ये बहुत सवाल उठ ही रहे थे, लेकिन अब उनसे जुड़ी और उससे इतर भी बहुत सारी चीज़ें लाकर जिस तरह से पवन खेड़ा ने, कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है और यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में अभी और भी बहुत से तथ्य हैं जो इससे संबंधित है, वो सामने आएंगे। ये निश्चित तौर पर अब प्रधानमंत्री को पूरी तरह से घेरने वाले हैं और प्रधानमंत्री इसमें घिरे हुए नजर आ रहे हैं। समीर जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं वो सीधा सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही है जी। क्योंकि पहले तो उन्होंने इशारों में बात की कि कौन राजा है और कौन चेस में डैशबोर्ड पे बैठा हुआ है। आखिर में जो उन्होंने सवाल किए पवन खेड़ा ने, वो सवाल सीधा सीधा प्रधानमंत्री से था और उन्होंने जो सवाल किया कि ये बताइए कि जब आपने उस कमेटी के चेयरमैन आप थे जिसने माधवी बुच को चुना, तो आपने चुनते समय क्या उनकी जो थी जांच पड़ताल की और क्या आपने खूबियां देखी जिसकी वजह से आपने उनका चयन किया। समीर जी, अगर यूपीएससी का कोई अभ्यर्थी चयनित होता है तो उसकी भी लंबी चौड़ी जांच होती है और यहाँ तक देखा जाता है कि कहीं उसके ऊपर कोई 151 तक का मुकदमा तो नहीं है, यानी शांति भंग का कोई आरोप तक तो नहीं है, कोई एनसीआर तो नहीं है उसके ऊपर। यहाँ तक जो किया जाता है और उसका चाल चरित्र, चेहरा क्या, सब कुछ वो किया जाता है। आप सीबीआई की चीफ को चुन रहे हैं जिसपे अभी तक सेक्रेटरी स्तर के आईएएस हुआ करते थे। ये लेटरल एंट्री से कहा जाए तो पहली भर्ती जो थी वो सेबी चीफ की हुई
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कमेटी के खुद चेयरमैन थे। जब आप चेयरमैन थे, आपने उनका नाम प्रस्तावित किया, जो जहाँ से भी आया हो आपके पास, आपने उसको सैंक्शन दिया, तो उस समय उनके बारे में क्या सूचनाएं आई, वो सूचनाएं अब देश को मालूम होनी चाहिए। क्योंकि सेबी चीफ का मसला सिर्फ ये नहीं है कि किसी संस्था का आपने किसी को चीफ बना दिया। सेबी से जुड़ा हुआ मसला हर आम आदमी से जुड़ा मसला है, और आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला इसलिए समीर जी, चूँकि शेयर बाजार में आम लोगों का पैसा लगता है, वो पैसा शेयर बाजार से फिर कॉरपोरेट्स के पास जाता है, काम धंधों में लगता है, काम धंधों में लगता है तो उससे उत्पादन होता है या नुकसान होता है, जो भी होता है वो हर नागरिक तक उससे पहुंचा हुआ होता है। क्योंकि वो जिन उद्योग धंधों में लगता है, उन उद्योग धंधों से जो उत्पादन होता है उस पर टैक्सेस आम आदमी देता है। तो ये सीधा सीधा आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला है। और अगर निवेशकों का ही अगर से बात कर ली जाए, उनके साथ भी अगर छल हो रहा है तो एक बड़ा मसला है। अब ICICI को लेकर के पहले भी बहुत सारी बातें चलती रही हैं। उनकी जो चेयरमैन रही थी चंदा कोचर और उनके पति, उनको लेकर के पहले समीर जी काफ़ी मामला उठा। उसके बाद अभी मुकदमे अभी चल भी रहे अभी भी कई मुकदमे चल रहे हैं। उसके बाद अगर ये आती हैं माधवी बुच और ये वहाँ से पैसा ले रही हैं, और ICICI के मुकदमे सेबी में भी चल रहे हैं, और उसमें आप जज की भूमिका में बैठी हुई हैं और आप आदेश भी कर रही हैं, तो ये तो साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप देखिए, अगर कोई जज होता है समीर जी और वो किसी मुकदमे में अगर किसी का वकील रह चुका होता है तो उससे अपने को अलग कर लेता है। मुझे कई मुकदमे इस तरीके के ध्यान आ रहे हैं। जस्टिस यू ललित थे, उन्होंने अपने को विदड्रॉ कर लिया था एक मुकदमे में कि वो उसमें जो थे वो उनके वकील पहले रह चुके थे। इस तरीके की चीज़ें आई थी। तो तमाम लोगों के आते हैं कि इस तरह के आते हैं। राहुल गांधी का जब मसला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में उस पर सांसदी पे, तो जस्टिस BR गवई ने सबसे पहले ये कहा कि चूंकि मेरे चाचा जो थे वो रहे पॉलिटिक्स में, कांग्रेस में रहे, और मेरे एक भाई जो है वो वहाँ हैं, तो आपको किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। तो दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया कि नहीं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। तब उन्होंने आगे कि वरना वो अपने को उससे विड्रॉ कर रहे थे। तो यानी जब इतने प्रतिमान होते हैं और ये किया जाता है, तो लंबे समय तक माधवी बुच सेबी की चीफ कैसे बनी रही और तमाम मुकदमों में उन्होंने किस तरीके से फैसले दे दिए। अब ये केवल ICICI का मसला एक आ चुका है, एक हिंडनबर्ग वाला अडानी का मसला आ चुका है। हो सकता है और बहुत से, आपको याद होगा जब हम लोग हिंडनबर्ग पर चर्चा कर रहे थे उस समय भी मैंने कहा था कि हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दे दी अडानी को लेके, तो ये तो मामला सामने आ गया। ऐसे कितने अडानी हैं जिनके माधवी बुच से इस तरीके के संबंध हैं। और यह है तो यह सबसे पहले माधवी बुच का इस्तीफा जो विपक्ष मांग करता रहा वो होना चाहिए, मुकदमे कायम होने चाहिए और उनकी बाकायदा अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात है कि आप एक इतने बड़े सरकारी पद पर रहते हुए और एक दूसरी संस्था से भी सैलरी उठा रही हैं, तो अपने आप में ये एक उस पोस्ट का मतलब ये इस्तीफा देना ही नहीं, ये बर्खास्तगी की बात होती है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। और दूसरे उस संस्था को फायदा पहुंचाने के लिए अगर सेबी अपने नियमों में बदलाव कर दे रही है तो ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। और लेटरल एंट्री की जो अभी चर्चा की अमलेंदु जी ने, और अभी पिछले दिनों 40 से ज्यादा पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती करने का जो विज्ञापन निकाला था UPSC ने, जिसे विपक्ष के विरोध के बाद उसको विड्रॉ करना पड़ा, वापस लेना पड़ा, तो ये एंट्री, लेटरल एंट्री किस लिए कराई जा रही थी? बड़े पदों पर ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल पर तमाम लोगों की भर्ती डायरेक्ट क्यों कराई जा रही थी, बिना कोई परीक्षा लिए, बिना IAS की परीक्षा पास किए? इसका सीधा मतलब यह है कि ऐसे पदों पर कॉरपोरेट से लाकर लोगों को भर दिया जाता और फिर अपने हिसाब से उनसे काम करवाए जाते, फैसले दिलवाए जाते और पूरी तरह से कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने का एक बड़ा नेक्सस तैयार किया जाता। उसके पीछे यही था जो ये साबित हो रहा है माधवी बुच को सेबी का जो चेयरपर्सन है बनाने के पीछे। इससे पहले वो सेबी की फुल टाइम मेंबर रही हैं, पूर्णकालिक सदस्य रही हैं। सेबी की पूर्णकालिक सदस्य रहने से पहले वो ICICI बैंक में काम करती थी, लेकिन सेबी में पूर्णकालिक सदस्य बनने और चेयरपर्सन बनने के बाद भी वहां से वो सैलरी लेती रहीं, तनख्वाह लेती रहीं और बैंक को फायदा पहुंचाती रहीं। अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने की बातें पहले से ही आ रही हैं। निश्चित तौर पर यह बात है कि ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, ऐसे न जाने कितने कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने की बातें अभी सामने आएंगी। और जैसा पवन खेड़ा ने कहा उनके पास अभी बहुत सारे तथ्य हैं, एक ही बार में नहीं, अभी वो धीरे धीरे लाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि न्यू इंडिया में यदि ऐसा खेल हो रहा है, इसको खेल इसलिए कहा जा रहा है कि पूरी तरह से प्लान्ड वे में ये किया जा रहा है, अगर उनका आरोप है। और अगर ये न्यू इंडिया में इस तरह का खेल हो रहा है तो न्यू कांग्रेस भी है जो इस तरह की आपके खेल को उजागर करती रहेगी, पवन खेड़ा का कहना था। तो ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। और जो ये आरोप लगे हैं निश्चित तौर पर सीधे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें घिरे हैं, क्योंकि इस सेबी के चेयरपर्सन को अपॉइंट करने वाली जो कैबिनेट कमेटी होती है उसके चेयरपर्सन होते हैं। अब ये तमाम परेशानियों में, आर्थिक भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री सीधे किस तरह से गिर रहे हैं ये साफ साबित हो रहा है। न केवल अडानी अंबानी को बल्कि तमाम और कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है, आईसीआईसीआई जैसे बैंकों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। और अभी जैसा कि ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, अभी ये झांकी है, असली तस्वीर आना अभी बाकी है। जी बिल्कुल समीर जी, और ये कहा पवन खेड़ा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम लोगों ने सुनवाया है, उसको फिर भी सुनवा पाएंगे दोबारा जब आएंगे, कि अभी तो ये पहला है, उस पर और खुलासे होंगे और सिलसिलेवार होंगे और कई किस्तों में होंगे। यानी कि ये मामला छोटा मोटा समीर जी दिखाई नहीं पड़ रहा है, बड़ा मामला है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि हिंडनबर्ग ने तो एक अडानी के मामले पर रिपोर्ट दे दी, और कितने मसले हैं जिस पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये तो यहाँ भी जाँच हो सकती है और सरकार इसकी जाँच करा सकती है। लेकिन अगर इसकी जाँच नहीं कराई जा रही है, जेपीसी की इस पर मांग की जा रही है, जेपीसी की इस पर, इसीलिए समझ में आ रहा है कि इस मसले पर सरकार जेपीसी कराना क्यों नहीं चाहती है, और संसद का सत्र हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने पर तुरंत स्थगित क्यों कर दिया गया, क्योंकि मालूम पड़ गया था कि हिंडनबर्ग की कोई रिपोर्ट आ रही है और संसद में उस पर बवाल हो सकता है और ये जेपीसी को मामला जा सकता है। जेपीसी में जब मामला जाएगा तो इस तरीके के बहुत सारे मामले जेपीसी में खुलकर सामने आते, इसलिए संसद का सत्र पहले ही स्थगित कर दिया गया। और ये जिनका अब कहा जा रहा है कि जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे जुड़े अधिकारियों को बुलाया जाता जेपीसी में, उनसे सभी सदस्य सवाल पूछते, तो निश्चित तौर पर वो कितना उसको बचाने की कोशिश करते, बहुत सारी बातें आती और तमाम नेक्सस का पता चलता। माधवी बुच को भी बुलाया जाता, और समीर जी हो सकता है कि बुलाया जाता, उनको भी, प्रधानमंत्री को भी बुलाया जा सकता है उसमें, तो चूंकि आपने किया है और साथ में फोटो चल रहा था उनका, अमित शाह का, उनको भी बुला लिया जाता, अडानी को भी बुलाया जा सकता था, आईसीआईसीआई के चेयरमैन को भी बुलाया जा सकता था। इस साइड में क्या चल रहा है? निश्चित तौर पर ये बहुत ही एक गंभीर आरोप है, और इस आरोप में सीधे तौर पर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। और ये जो सेबी की चेयरपर्सन को लेकर पिछले दिनों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद ये नया पूरा जो तथ्यों के साथ, एविडेंसेस के साथ कांग्रेस पार्टी ये पूरे मसले को लेकर आई है, वो ये बता रहा है कि इस मामले में प्रधानमंत्री किस तरह से अब घिरे हुए हैं। और इसमें सीधे तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि माधवी बुच को सेबी का चेयरपर्सन बनाने के पीछे क्या वजह रही होगी, किनको फायदा पहुंचाया गया, किनको और फायदा पहुंचाया गया है, ये भी बातें आने वाले दिनों में पता लग जाएंगी। और निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मसला है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। अब इसमें आगे देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री किस तरह से इसका बचाव करते हैं। अमलेंदु जी, अब तक तो प्रधानमंत्री अपने इन आरोपों का बचाव करते नहीं नजर आए, लेकिन जैसा पवन खेड़ा भी कह रहे थे और जैसा हम लोग देख भी रहे हैं कि कई सारे मामलों में यू टर्न लेना पड़ा है। अब अल्पमत की सरकार वो चला रहे हैं, यहां तक कि अब स्थिति ये आ गई है कि उनके सहयोगी दल भी अब ये सवाल उनसे पूछने लगेंगे, तो बचाव करना तो मुश्किल हो जाएगा और जवाब प्रधानमंत्री को भी देना पड़ेगा। देखिए समीर जी, ऐसे मसलों पर प्रधानमंत्री खामोशी ओढ़ लेते हैं, मौनी बाबा हो जाते हैं। जब ऐसे कोई मसले आते हैं वो सोशल मीडिया से भी गायब हो जाते हैं, तो प्रधानमंत्री इस पे बिल्कुल चुप्पी साध लेंगे। हालांकि जैसा कि कहा उन्होंने पवन खेड़ा ने कि आजकल वो बड़े गुस्से में जो है माफ़ी भी मांग लेते हैं, तो गुस्से में ही इस पर माफ़ी मांग लें या गुस्से में ही इस पर खुलासा कर दें, तो हो सकता है गुस्से में इस पर कुछ खुलासा भी प्रधानमंत्री करें। लेकिन ऐसा कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती है प्रधानमंत्री इस मसले पर कोई खुलासा करेंगे या इसमें बताएंगे कि उन्होंने माधवी बुच को क्यों चुना था। लेकिन समीर जी, कांग्रेस ने जिस तरीके से आज हमला किया है और ये इशारा भी दे दिया है कि आगे आने वाले समय में और भी इस तरीके के खुलासे होंगे, जाहिर सी बात है कि माधवी बुच तो सिर्फ बहाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असली निशाना है। ये समझाया जा सकता है कि कांग्रेस माधवी बुच के जरिए प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि माधवी बुच छोटी मछली है, बड़ी मछली जो है इस पूरे खेल की वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये कांग्रेस बताने की कोशिश कर रही है। अब ये कितना उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने में कामयाब होती है कांग्रेस, ये देखना होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, किसी भी तथाकथित नेशनल मीडिया ने ये खबर नहीं दिखाई, नीचे छोटी सी एक ब्रेकिंग जो थी वो पट्टी सिर्फ चला दी कि पवन खेड़ा ने माधवी बुच के ऊपर आरोप लगाए। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ब्लैकआउट कर दी गई। तो ये कितना मुद्दा बन पाता है, कितना मुद्दा नहीं बन पाता है, ये देखना होगा। लेकिन ये सिर्फ नेशनल मीडिया से ब्लैकआउट से ये मसला रुक जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जनता तक बातें पहुंच रही हैं, समीर जी पहुंच रही हैं। और जैसा कि आप पवन खेड़ा भी कह रहे थे कि उसको धीरे धीरे लाएंगे और ये नई कांग्रेस है,
नई न्यू इंडिया है, प्रधानमंत्री जो नारा देते हैं, तो ये नई कांग्रेस है, वो लगातार ये खुलासे करती रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसमें कोई भी तथ्यात्मक गलती है तो वो चैलेंज करते हैं कि उनको गलत साबित किया जाए। तो ये अब जो इस मामले में सेबी की चेयरपर्सन की नियुक्ति, सेबी की चेयरपर्सन और आईसीआईसीआई बैंक के रिश्तों, अडानी के रिश्तों, इन सारी चीजों पर, और सबसे बड़ा ये कि इन सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री को एक के ऊपर एक बड़ा सवाल उठा रही है। अब ये जवाब वो देते हैं, किस तरह से देते हैं, पार्टी किस तरह से देती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये तय है कि ये मुद्दा ऐसा है जिस पर ये लगातार अब कांग्रेस पार्टी सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला जारी रखेगी। तो आज के इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। पल पल की खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव, और इसके अलावा जो हमारे नियमित कार्यक्रम हैं, 2 बजे खरी खरी, 4 बजे नज़र और नज़रिया, और 7 बजे न्यूज़ पॉइंट, उन्हें देखना भी न भूलें। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।